हेलो जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग एक एडिटोरिया का जो है अलग सा प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें 5000 प्लस एमसीक्यूज होंगे। और ये सारे जितने भी होगा बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होंगे। और ये सिर्फ जीएस की बात होगा। इसमें इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चंस होंगे। और हम लोग 50 क्वेश्चंस जो है पर सेट की अनुसार करेंगे, तो जिसमें सारे स्टेट पीसीएस को भी कवर किया जाएगा। बीएसएससी लेवल का जीएस होगा, बीपीएसएससी लेवल का जीएस होगा, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीएस से सारे पेपर्स के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट सामान्य अध्ययन है। तो फिर हम लोग चलते हैं, डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से क्या होगा कि 100 प्रैक्टिस सेट के रूप में करेंगे। जो 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट होगा जिसमें 50 क्वेश्चन पर सेट होगा। तो इस तरह से 5000 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब विषयवार जो है स्मरणीय तथ्य संग्रह भी इसमें दिया हुआ है, तो हम लोग इसकी भी बात करेंगे। और जो पूर्णतः जो दिया हुआ है वो एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें, जो एडिटोरिया का है। तो फिर हम लोग चलते हैं, जो ये प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो हम लोग कंटिन्यू बेसिस पे इसका प्रैक्टिस तैयारी करते हैं। तो फिर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो इसमें कब दिया गया था? 31 जनवरी 1601, 31 दिसंबर 1600, 1 जनवरी 1600, 30 मार्च 1610। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ये दिया गया था, चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा दिया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ में ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन सही नहीं शामिल था? तो कौन शामिल नहीं था उग्र में, यानी मतलब गरम दल में से कौन शामिल नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोविंद रानाडे, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा होता है लाल बाल पाल। ये जो लाल बाल पाल जो थे वो गरम दल के नेता थे, गोविंद रानाडे जो थे वो गरम दल के नेता नहीं थे। तो इस तरह से 3 में चलते हैं। 3 में पूछा गया है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो कौन सा सिद्ध हुआ घातक? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि हुआ, समझौता होने पर भी कठुता में वृद्धि, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये घातक सिद्ध हुआ कौन सा? तो कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ किया जा चुका था। तो इस तरह से 4 में पूछा गया है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? किस में हुआ था? लॉर्ड बेबेल, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन। तो कब हुआ था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ था। तो क्या हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। उसके बाद चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? तो कौन सी थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश एसोसिएशन। तो कौन था? तो ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो था वो सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। तो इसके बाद चलते 6 में देखते हैं, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही की बात की गई है? तो फिर चलते हैं, इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा इसमें सुमेलित सही की बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। तो इस तरह से आगे चलते हैं, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ठीक, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो किस पे चुनाव जीता था? लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, निर्दलीय या फिर लिबरल पार्टी। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो लिबरल पार्टी से उन्होंने चुनाव जीता था। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो किस शासक में हुआ था? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या फिर नरसिंहगुप्त। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हुनों का आक्रमण जो हुआ था स्कंदगुप्त के शासन के समय हुआ था। इस तरह से चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है?
एहोल अभिलेख किससे संबंधित? स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, रुद्रदामन। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो किस में संग्रहित है? एब्रेयो उपनिषद, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद। तो सत्यमेव जयते किससे है संबंधित है? तो ये मुंडकोपनिषद से संबंधित है। उसके बाद 11 में पूछा गया है, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, ठीक, इसका संबंध किस शाखा से है? तो महावास्तु किस शाखा से संबंधित है? महायान, हीनयान, वज्रयान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो महायान से संबंधित है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? क्या नाम था? दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना, बुलंद दरवाजा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इबादत खाना। इबादत खाना को किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। उसके बाद फिर चलते 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 में पूछा गया है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अकबर के शासनकाल में हुआ। उसके बाद न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो कौन सा पोर्ट? न्यू कैसल पोर्ट। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, यूएसए। तो कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो कौन सा सही है? ये अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है, ठीक, इसकी संख्या 180 है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी जो होता है वो विषुवत रेखा पर होती है। तो ये सही है। उसके बाद फिर चलते हैं 16 में पूछा गया है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? कौन सा है? नल्लामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। उसके बाद इसमें देखते सारे ऑप्शंस तो हैं, तो फिर देख लेते हैं। तो पहला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो पहला नल्लामलाई हो जाएगा और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो राइट ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब ऊपर से नीचे की ओर पहले नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और सबसे नीचे आ जाती है तो अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो कौन सी नदी प्रख्यात है? महानदी, कोसी, दामोदर या फिर गंडक। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो कोसी हो जाएगा, जो बिहार के शोक से भी जाना जाता है। उसके बाद 18 में चलते हैं। 18 में पूछा गया है कि किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? तो क्या बोला गया है? किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण ये उर्वरक नहीं रह जाते हैं? तो कौन हो जाए? जलोढ़, मरुस्थलीय बालू, लेटराइट या रेगर या फिर काली मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा राइट आंसर। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह एक कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है, उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19 के बाद 20 में बायोगैस में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन होती है, अपचयन, हाइड्रोजनीकरण या फिर मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 20 का ऑप्शन नंबर ए। तो बायोगैस में किण्वन की प्रक्रिया होती है। उसको एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार कैसा होता है? बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? तो ये एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार जो है वो बढ़ता है। तो फिर चलते 22 की ओर। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का क्या कारण है? प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम या फिर जल वाष्प। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो धूलकण आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? -1, -2, 1 या फिर 0। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विषरोधी, जब सांप जब काट लेता है उसके विष को खत्म करने के लिए किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण यौगिक, चांदी, आयोडीन या फिर क्लोरीन। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो स्वर्ण यौगिक हो जाएगा।
दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? ml(t-2), ml-1(t-2), ml-1(t-1), m-2 l-1 t हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ml-1 t-2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? कोयला, एलपीजी, प्राकृतिक सेल, तेल या फिर पेट्रोल। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जैव सेल जो है एक प्रकार का कोयला है। उसके बाद बोला गया है याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? मस्तिष्क के किस भाग से है? हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, स्पाइनल कॉर्ड या फिर सेरेब्रम। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, तो सेरेब्रम से हो गया। याददाश्त का संबंध सेरेब्रम से संबंधित है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? डोडो, आर्कियोप्टेरिक्स, राजहंस या फिर माउस बर्ड। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आर्कियोप्टेरिक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद फिर चलते हैं, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? अमीटर, वोल्टमीटर, धारा नियंत्रक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 30 के बाद 31 की ओर बढ़ते हैं। 31 में क्या पूछा गया है कि 31 में जो है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? संसद, केवल लोकसभा, भारत के राष्ट्रपति या फिर मंत्रिमंडल। तो इसका राइट आंसर कौन कर सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति इसका निलंबन कर सकते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1, 2, 3 या फिर 5 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो प्राक्कलन समिति जो होता है उसका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत को संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो किसके अनुमोदन से निकाला जाता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या भारत की संसद। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो संसद की अनुमति के बिना संचित निधि से धन को निकाला नहीं जा सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो भारत की संसद हो जाएगा, बिना इसकी अनुमति ये नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर चलते हैं, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से, जापान के संविधान से, जर्मनी के संविधान से या फिर ब्रिटेन के संविधान से। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस विधि के समक्ष समता जो होता है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। उसके बाद संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? किस भाग में है? 12, 16, 18 या फिर 20। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 20। आर्टिकल कितना हो जाएगा? तो 368 हो जाएगा। लिया कहाँ गया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। उसके बाद फिर पूछा गया है, सूची के मिलान करने की बात की गई है। तो सूची की मिलान जो की गई है, उसके बाद फिर चलते भाषाओं का उल्लेख किस में है? तो 8वीं अनुसूची में है। उसके बाद दल बदल विरोधी 10वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम तो किससे है? तो आपका 11वीं अनुसूची से संबंधित है। भूमि सुधार 9वीं अनुसूची से। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर 36 के बाद 37 में देखते हैं, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो किसके अध्यक्षता में किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या फिर लॉर्ड मिंटो। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो लॉर्ड मैकाले आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बोला गया, निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो प्याज और झींगा उत्पादन से कौन संबंधित है? लाल क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति या फिर गोल्डन क्रांति। इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गुलाबी क्रांति से संबंधित है। उसके बाद फिर चलते 39 में, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से कौन जाना जाता है? IMF, WTO, विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक, IMF और विश्व बैंक, WTO और गैट। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? IMF और विश्व बैंक होगा, जिसको ब्रेटन वुड्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 39 के बाद 40 की ओर बढ़ते हैं। 40 में पूछा गया है
किस किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो किस वर्ष राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1935, 1949, 55 या फिर 69? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1949 से संबंधित है, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो किसका है? बी डी सावरकर, केवी हेडगेवार, बी एस मुंजे, एस एस गोवालकर। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो हिंदू राष्ट्र से संबंधित कौन है? तो बी डी सावरकर हिंदू राष्ट्र से संबंधित थे। भारत में आयकर है, भारत में आयकर क्या है? प्रत्यक्ष अनुपातिक, प्रत्यक्ष प्रगतिशील, अप्रत्यक्ष प्रगतिशील, अप्रत्यक्ष अनुपातिक। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रत्यक्ष प्रगतिशील आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किसका है? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है कुचिपुड़ी। उसको हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से? कबड्डी, मलखंब, तलवारबाजी या फिर कुश्ती? तो किससे संबंधित है ये? तो हिमानी उत्तम पर्व जो है वो मलखंब से संबंधित है। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चैतन्य, ज्ञानेश्वर, दादू दयाल या फिर नामदेव? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो दादू दयाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद द्रकमा, द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? द्रकमा एक प्रकार का सिक्का था, तो किसने चलाया था? ग्रीक, शक, सीथियन या फिर कुषाण? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ग्रीक ने द्रकमा किस्म का सिक्का चलाया था, तो वो ग्रीक थे। भारत के बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए से एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसको हम क्या कहते हैं? खादर, उर्वरा, रेगर या फिर उसरा? तो क्या कहते हैं उसको? तो खादर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान से कम होता है, तेजी जो होता है से बोला गया वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है। तो तेजी से तब कम कहाँ होता है? हेलोक्लाइन, थर्मोस्फियर, थर्मोक्लाइन या फिर हेलियोस्फियर? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो थर्मोक्लाइन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेसल मापदंड संबंधित है किससे? बैंकिंग क्षेत्र से, कर से, पूंजी बाजार से या फिर बीमा क्षेत्र से? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। बेसल मापदंड बैंकिंग से संबंधित है। तो इस तरह से हम लोगों का जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का जो है, इसमें पूछा गया है कि इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज मिसेलेट, ऑलिवियर, फ्रेडरिक या फिर अर्नाल्ड? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अर्नाल्ड टोयम्बी ने औद्योगिक क्रांति का शब्द जो है इंग्लिश में पहली बार प्रयोग किया है। तो इस तरह से जो हम लोगों का 50 क्वेश्चन जो था ये डिस्कशन खत्म हुआ। तो फिर आप देखते हैं हम लोगों के पास जो स्मरणीय तथ्य है कम से कम 10 से 15 है, तो इसमें एक एक नज़र में हम लोग देखते जाते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले थे? तो ये जो मिले थे महरगढ़ से मिले थे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष कहाँ मिले? तो दमदमा से मिला था। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो बुर्ज होम से। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो बुर्ज होम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? तो ये भी आपका बुर्ज होम से प्राप्त हुआ था। जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ, जुता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? ये भी कालीबंगा एवं लोथल से प्राप्त हुआ था। युग्म समाधियों का प्रमाण प्राप्त कहाँ से हुआ था? कालीबंगन एवं लोथन से प्राप्त हुआ था। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ था? ये भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ था? तो शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ था? तो हड़प्पा में था। शवों को जलाने का प्रथा कहाँ था? तो मोहनजोदड़ो में। ये क्वेश्चन का ध्यान से देखेंगे। दफनाने और जलाने, दफनाया कहाँ गया? हड़प्पा में। जलाया कहाँ गया? तो मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ था? तो बनावली से प्राप्त हुआ था। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ था? तो धौलावीरा से संबंधित प्राप्त हुआ था। उसके बाद शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण पत्र प्राप्त कहाँ से हुआ था? प्रमाण प्राप्त कहाँ से हुआ था? तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ था। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था, तो वो कौन था? वो धौलावीरा था। उसके बाद कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था।
चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था कहाँ से? कोल्डिहिबा से प्राप्त हुआ था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। उसके बाद बोला गया पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ या फिर यव। जौ का नाम ही यव बोला गया संस्कृत में। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा? तो तांबा था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित कहाँ है दोस्तों? तो भोपाल में है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? लोथल एवं सुतकोटदा हो गया। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहा गया, किसने कहा था? तो पिगट ने कहा था। तो इस तरह से हम लोगों का जो है 50 क्वेश्चन का सेट और जो स्मरणीय तथ्य की बात की गई थी उसका जो है हम लोगों ने डिस्कशन अभी समाप्त किया है। तो इसी तरह से पर डे आपको 50 क्वेश्चन का सेट मिलेगा जो ओवरऑल जीके जीएस की बात की जाएगी। तो ये जो सारे पेपर्स के लिए है, तो सारे एग्जाम्स के लिए आपका ये इम्पोर्टेंट होगा। तो फिर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और तो ये कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट्स करके बताएंगे, और नए चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।